Dear students, most welcome to our YouTube channel Study Circle by SBY। आज हम आपको खेतों से संबंधित क्षेत्रफल बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर खेतों से संबंधित क्षेत्रफल के सवाल हमको नहीं आ रहे हैं, तो सर इसका खेतों संबंधित क्षेत्रफल का वीडियो बना दीजिए। तो वही बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज हम खेतों से फील्ड बुक खेतों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले हम आपको फार्मूले बताएंगे, इसके बाद खेतों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये पूरा का पूरा हम आपको आज बताने वाले हैं। इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आपको आज हम बेसिक जानकारी देंगे, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के आप कोई भी सवाल लगा नहीं सकते हो। खेतों का क्षेत्रफल जो फील्ड बुक होती है इसके सवाल बहुत ही कठिन होते हैं, ये आपकी लेखपाल की परीक्षा में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि आज आपने कंप्लीट कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हो कि आपका कल अच्छा होगा। यदि आप लेखपाली की परीक्षा में जाते हो, एग्जाम देने की तैयारी में लगे हुए हो, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो आपको खेतों संबंधित क्षेत्रफल का कोई भी सवाल हो आप उसको मिस नहीं करोगे, आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। एक एक वीडियो का पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है। यदि आप पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो मैं वादा करता हूं खेतों से संबंधित क्षेत्रफल में कोई भी आपकी प्रॉब्लम रह नहीं जाएगी, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। और वो दिन दूर नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ना जाए, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा में प्रायः खेतों से संबंधित क्षेत्रफल के ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले हम इसके फार्मूले आपको बताने वाले हैं, तब इसके बाद हम खेतों से संबंधित क्षेत्रफल के सवाल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये आप समझ लें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज पहले हम आपको बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देख लें। फार्मूला आपको बताने वाले हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसकी आकृति देख लें। ये आप एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे, ए बी सी डी। यहां से आप लंब डाल देंगे, यहां पे ई हो जाएगा और यहां पे हमारा एफ हो जाएगा। ये देखिए, अब समलंब चतुर्भुज आप इसकी डिफिनेशन किस प्रकार बता सकते हो, जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर से समझ लें, जिसकी दो भुजाएं समांतर, देखें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ए बी समांतर किसके होगी, डीसी के होगी। जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का फार्मूला देख लें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। यहां पे लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। ये फार्मूला है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। क्योंकि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए बिना फार्मूले के आप सवाल को हिला कर नहीं सकते हो, इसलिए सवाल को आप अच्छे से पहले उसका फार्मूला समझ लें, तब आप उसको सवाल को लगा पाओगे। क्योंकि यदि फार्मूला नहीं आएगा तो आप सवाल कहां लगा पाओगे, बिल्कुल लगा ही नहीं पाओगे। यहां पे देख लें 1/2 हो जाएगा, समांतर भुजाएं ए बी प्लस डी सी,
यहाँ लिख लेंगे ए बी प्लस डी सी, ये दो समांतर भुजाएं हैं और बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, डी ई लिख सकते हो, चाहे तो आप सी एफ लिख लो, यहाँ पे हम डी ई लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इतना आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जा रहा है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब हम आपको बताएंगे विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, उसका भी फार्मूला आपको बताने वाला है, इसको हम रफ कर देते हैं। विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले आप विषम आकार वाला चतुर्भुज बना लें, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी रहेगा। यहाँ पे देखें ये हमारा एसी विकर्ण है, तो यहाँ विकर्ण से देखें इस विकर्ण पे ये हमने लंब डाल दिया, यहाँ पे ई हो जाएगा और इस किनारे से यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, ये हमारा एफ हो जाएगा। अब विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेंगे, विषम आकार वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक विकर्ण 1/2 भी लिख लेते हैं, 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, ये फार्मूला है, बराबर 1/2 एक विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 AC इंटू डाले गए विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण पर डाले गए लंबाइयों का योग, ये हो जाएगा DE प्लस FB, ये हो जाएगा 1/2 AC इंटू DE प्लस FB। ये आपको विषम आकार वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए आपको इतना लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डाले गए विकर्णों की लंबाइयां दे रहा होगा तो हम क्या कर लेंगे, और ये हमको विकर्ण दे रहा होगा तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला देखिए यदि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सवाल एक एक आ जाएगा, सवाल बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब आपको फार्मूले अच्छे से पता होंगे। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो, तीसरा नंबर फार्मूला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज भी आप बना लें। ये देखिए हमारा एक ABC त्रिभुज हो जाएगा, ABC और यहां से हम लंब डाल देते हैं, यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई देखिए हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई लिख लेते हैं अभी यहाँ पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार में देखिए कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में क्या आपका होगा CP लिख सकते हो, चाहो तो PC लिख दो, PC। ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB इंटू PC। देखिए हमने फार्मूला इसके बता दिए। खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें होता क्या है, खेत का एक नक्शा दिया होता है और उसमें आपसे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो।
चूंकि विभिन्न आकार की जो मापें दी होती हैं उसमें कहीं पे आपका समलंब बनेगा, कहीं पे त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार की कंडीशंस होती है। तो बच्चे प्राय क्या करते हैं, उन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते और उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि आज आप छोड़ दोगे तो कल भी आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने बताया कि लेखपाल की परीक्षा में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि आज आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप लेखपाल की परीक्षा में यदि आप बैठे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी है, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी चीज पढ़ो, बहुत ही डीपली पढ़ो। यदि आप डीपली नहीं पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी क्लास की, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे वो बड़ी क्लास हो, ये 8th क्लास में आपका फील्ड बुक का सवाल है, तो आप इस क्लास को छोटी मत समझें कि ये आपकी 8th क्लास में। पहले क्या होता था, 8th क्लास पास होने वालों को सरकारी जॉब मिल जाती थी, सरकारी नौकरी मिल जाती थी। अब आप हाई स्कूल इंटर पास करके भी आप वो नौकरी नहीं पा रहे हो। इसलिए इस क्लास को छोटी मत समझो, क्योंकि जिस चीज को छोटी आप समझोगे तो वो कल के लिए आपको वही बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेगी आपको। क्योंकि छोटी सी चिंगारी जंगल को राख कर सकती है। इसलिए किसी भी क्लास को छोटा मत समझो। ये आपकी क्लास 8th छोटी है, लेकिन इसमें फील्ड बुक के सवाल आपके बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो कंपटीशन में आपके पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक सवाल को अच्छे से समझ लेना है आपको। ठीक है, हमने फार्मूले बता दिए हैं, अब आपको हम एक्सरसाइज का सवाल बताने वाले हैं। हाँ तो बच्चों देख लें, ये पहला क्वेश्चन है अपना। करा किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक समांतर भुजा दूसरी की 2 गुनी हो तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको फार्मूला बता दिया है। यदि आपने फार्मूला अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो सवाल आपको बिल्कुल ही नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। देख लें, आपको हम बता देते हैं। करा एक समांतर भुजा दूसरी की 2 गुनी है, तो आप तुरंत इसमें यहां से मान लेंगे, यहां से सवाल। यदि आपने सवाल की लैंग्वेज अच्छे से समझ लिया आपको सवाल आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, अच्छे से समझो। आंसर डाल देते हैं, माना, यहाँ पे माना लिख लेंगे दूसरी भुजा, माना समलंब चतुर्भुज की, माना समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, माना समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा, माना समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा, माना समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा x। पहली भुजा कितनी आ जाएगी, पहली भुजा कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी एक समांतर भुजा, माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा कह सकते हैं यहाँ पे, माना समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा, माना समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। लैंग्वेज आप पूरी की पूरी सही से लिखेंगे, समांतर भुजा x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा, अब क्योंकि समांतर है हमने समांतर लिख दिया, दूसरी भुजा भी यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। क्योंकि एक भुजा दूसरी की क्या है, 2 गुनी है, तो हमारी पहली भुजा x हो जाएगी और दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे डाल देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ये आप लिख सकते हैं, वी नो दैट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी, ये फार्मूला है। अब देखें आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रहा था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 210 दे रहा है, तो समलंब चतुर्भुज के स्थान पे हम 210 यूज कर लेंगे, बराबर 1/2। अब समांतर भुजाएं देखिए, हमने समांतर भुजाएं मान रखी, एक भुजा x है और दूसरी कितनी है, 2x है। समांतर भुजाओं का योग कह रहा था, तो यहाँ पे x डाल देंगे और दूसरी भुजा में
2x डाल देंगे। और बीच की दूरी कितनी दे रहा था, यहाँ देखिए ऊंचाई दे रहा था, वो बीच की दूरी है वो कितना दे रहा था 14, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। अब यहाँ 2 से हम देखिए इसको काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 210 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2x और x जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा इंटू 7, ये आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 7 21, 21x आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 210 बटे 21, तो x इज इक्वल टू 21 दाम 210, ये 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, इसको हमने काट दिया, 10 बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपसे कह रहा था समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं, पहली भुजा देखिए हमने कितनी मान रखी है x, तो एक भुजा कितनी की आ जाएगी 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी, और दूसरी भुजा कितने की आ जाएगी, दूसरी भुजा 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू x के स्थान पे 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए दोनों भुजा हमने निकाल दी, इतना आपको करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको तुरंत बता रहे हैं। हाँ बच्चों देख लें, ये आकृति बनी हुई है, कह रहा दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये D और C यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रहा है, और CH के बीच की दूरी कितनी दे रहा है 28 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये FG यहाँ से बीच की दूरी कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर दे रहा है। देखें एक आकृति ये है, ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति, दोनों आकृतियों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी प्राय क्या होते हैं, जैसे चित्र बना हुआ है तो विद्यार्थी प्राय घबरा जाते हैं, सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें ये उनको पता नहीं रहता कि इसमें हम क्या निकालें क्या ना निकालें। तो यहां से अच्छे से देख लें, एक एक पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट देखें। यहां पे देख लें ABCD, ये देखिए आपका एक समलंब बन रहा है। यहाँ पे पहली आकृति, यहाँ पे हम 1 नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे हम 2 नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर होगा। यदि आप नंबर ना डालना चाहें तो आप बिल्कुल ना डालें, कहीं पे आपको अंकों में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो यहाँ पे आप अंक ना डालें। ये देखिए हमारा ABCD, एक ये समलंब हो गया, और दूसरा समलंब क्या हो जाएगा EFGH। दी गई आकृति में देखिए 2 समलंब बन रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं दी गई आकृति में, यहाँ आंसर डाल देंगे, दी गई आकृति में 2 समलंब। अब देखिए समलंब कौन कौन से हैं, ABCD, 2 समलंब ABCD, और EFGH, ये देखिए 2 समलंब बन रहे हैं। और क्या बन रहा है, एक ये देखिए आयत बन रहा है बीच में। यदि आपने आकृति को पहचान लिया तो आप इसका कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से कर लोगे। देखिए दी गई आकृति में 2 समलंब ABCD बनना और EFGH तथा 2 समलंब इतने होते हैं, तथा एक आयत DEHC, एक आयत बनना है, ठीक। अब आपको इसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। सबसे पहले हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं बीच की दूरी। अब हम बीच की दूरी निकालेंगे, देखिए ये हमारी टोटल कितनी है 12, तो ये हमारी आ जाएगी 12/2। यदि हम बीच की दूरी निकालेंगे तो आधी दूरी होगी कि नहीं होगी, तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी बीच की दूरी, समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हम यहाँ पे डालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल डालेंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे दी गई आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल,
बराबर, ये देखिए आपके दो समलंब है तो यहाँ पे हम दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू समलंब ए बी सी डी इंटू समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, 2 इंटू समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखिए दो समलंब बने तो इसलिए हमने दो का मल्टीप्लाई कर लिया, केवल एक समलंब लिख लेंगे क्योंकि वही एरिया इसमें भी है वही एरिया इसमें, तो इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, दो समलंब हमारे बन रहे थे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं देखें कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाओं का योग, ये देखिए ए बी प्लस डी सी, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी 2 इंटू 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस डी सी इंटू बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई थी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 लिख लेते हैं, प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत देखिए ये बन रहा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखें एक एक पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं, ये देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी की माप कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 प्लस डी सी कितना है 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, इंटू बीच की दूरी कितनी है 6, तो ये 6 लिख लेते हैं, प्लस लंबाई और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल 5 इंटू 28, 5 इंटू 28 इतना हो जाएगा। अब हम इसको रख कर देते हैं, इसके आगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, चलो एक स्टेप हो जाएगा अभी बता देते हैं। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 छक्का 102, तो ये देखिए हम डायरेक्ट इसको 102 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 5 8 40 की 0 हासिल 4 आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 4 14 140। अब इसको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, 242 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये हमने फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकाले, इतना आपको कर देना है, ठीक है। आपको डरने की बात नहीं, आराम से पहले आप चित्र को अच्छे से समझ लें तभी आप सवाल को लगाएंगे। आपका सवाल कहीं पे कोई एक मिस्टेक नहीं आप करोगे, यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा सवाल आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड आकृति आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब इसको रख कर देते हैं, हम सेकंड आकृति आपको बताने वाले हैं। हाँ तो बच्चों देखें, अब ये सेकंड आकृति में आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, तो हम देखिए करते क्या है, यहाँ पे देखिए इस भुजा को हमने यहां से ऐसे मिला दिया, ये हमने एक भुजा बना दिया, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं P, ये हमने नाम डाल दिया इसका P। अब यहां से यहां तक की हमें दूरी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी, देखिए टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 7 थी, तो यहां तक की दूरी आपको 7 पता है, टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 13 है, तो ये दूरी यदि आप निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 13 में 7 घटा लेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, ठीक। ये टोटल दूरी आपको 13 दी हुई थी, तो यहां तक की दूरी 7 हो जाएगी, और ये दूरी यदि आप निकालोगे तो पूरी दूरी में इतनी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां पे हम लिख लेते हैं, चूंकि आंसर डाल देंगे, चूंकि का आप चिन्ह भी बना सकते हैं, चूंकि DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें PB की वैल्यू निकालना है, PB इज इक्वल टू, PB हमारा कितना आ जाएगा AB माइनस DC, तो PB आ जाएगा 13 माइनस 7, PB आ गया 13 में 7 चला गया 6 आ गया। अब देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है,
किसी भी आकृति से आपको घबराना नहीं है। देखिए ये हमारे पास एक विषम आकार का चतुर्भुज बन रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने भुजा डाल दी, लंब डाल दी, चाहो तो आप डॉटेड लाइन से भी डाल सकते हो, ये हमने लंब डाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगा देना है। ये भुजा 6 दे रहा और ये बड़ी भुजा प्राण हो जाएगी, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो ये भुजा हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे त्रिभुज CPB में, त्रिभुज CPB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला है। कर्ण देखिए इसमें कितना दिया हुआ है BC, तो यहां लिख लेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर आधार में कितना दिया हुआ है PB, ये आ जाएगा PB का होल स्क्वायर प्लस लंब में कितना है PC, ये आ जाएगा PC का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए BC की वैल्यू कितनी दे रहा है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB की वैल्यू कितनी है 6, ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस PC हमें ज्ञात करना है, PC का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और PC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा लिखा रहेगा। अब 36 को इस साइड लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 100 माइनस 36 हो जाएगा बराबर PC का स्क्वायर। 100 में 36 चला जाएगा, आपका 64 बचेगा बराबर PC का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं, रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा √64 इक्वल टू PC। 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, तो PC बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ये देखिए ये दूरी हमारी पता चल गई, ये कितनी है 8 है। अब समलंब में ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आप समलंब का क्षेत्रफल लगा देते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये फार्मूला है। ये आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक DC है और प्लस AB, तो यहाँ लिख लेते हैं DC प्लस AB, और बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई PC, ये आपकी बीच की दूरी होगी 1/2 हो जाएगा। DC कितना दिया हुआ है 7 प्लस AB कितना दिया हुआ है 13 इंटू बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी PC 8 आ गया। 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इंटू 4, 4 गुना 8, ये आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको कर देना। देखिए दी गई आकृति का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, इतना आप लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल और बताने वाले हैं खेतों से संबंधित क्षेत्रफल का। हाँ बच्चों देख लें, कह रहा दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये देखिए खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार की मापें दी हुई हैं, और इसमें आपसे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट प्राय क्या करते हैं, ऐसे सवालों में घबरा जाते हैं और सवाल सॉल्व नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यही हम बता रहे थे कि खेतों से संबंधित क्षेत्रफल ऐसे सवाल आपको, यदि आप लेखपाल की परीक्षा में जा रहे हो, यदि भविष्य में यदि आप कहीं पे लक बाई चांस यदि आप लेखपाल बन गए, तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। कहीं पे विभिन्न मापें दी होगी और उससे आपसे एरिया पूछा जा रहा होगा। तो यदि आज आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो कल आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एक एक पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है आपको। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी आकृतियां बन रहे हैं उनमें हम आप नाम डाल देंगे। ये देखिए हमारी फर्स्ट आकृति है, 1 नंबर डाल दिया, ये सेकेंड आकृति है 2 नंबर डाल दिया, और ये तीसरी आकृति है 3 नंबर डाल दिया, और ये चौथी आकृति है 4 नंबर डाल दिया,
और ये 5वीं आकृति है, 5 नंबर डाल दिए। इस प्रकार हमने नंबर डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट आकृति में हमारा समलंब बन रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो हमें कुल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल, यहाँ पे आंसर डाल देंगे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले ए बी सी एच एक समलंब है, यहां लिख देंगे समलंब ए बी सी एच का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति में त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल प्लस तीसरी आकृति में त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज डी आई, यहां पे कोई भी पॉइंट एन मान लेते हैं, डी एन आई का क्षेत्रफल या डी आई एन का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी आई एन का क्षेत्रफल प्लस चौथी आकृति में देखिए समलंब बन रहा, समलंब एन आई जी एच का क्षेत्रफल प्लस पांचवी आकृति में त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज एफ जी ए का क्षेत्रफल, एफ जी ए का क्षेत्रफल। अब देखिए सबके क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं कि इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे यदि आप अच्छे से समझ रहे हो। एक एक पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं, अच्छे से आपने समझ लिया तो समझो आपको पूरा का पूरा सवाल आ जाएगा। ये एक सवाल बताया ना, इस सवाल के अतिरिक्त और भी यदि आपको कोई सवाल मिल जाएगा तो मैं वादा करता हूं आपका सवाल गलत नहीं होगा, यदि आज आपने अच्छे से समझ लिया तो सबसे पहले हम समलंब में एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समलंब फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल, अब यहां पे हम लिख देते हैं प्रथम आकृति का क्षेत्रफल, फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल, फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल, ये देखिए समलंब बना, फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, क्योंकि ये समलंब बन रहा था हमने यहाँ पे लिख दिया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये फार्मूला है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, देखिए ये दोनों हमारी समांतर भुजाएं, तो 40 + 30, 40 + 30 इंटू बीच की दूरी, देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपको लिखना है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लें। देखिए यहां से यहां तक आपको लिखना है, ए से एच तक की दूरी लिखना है, तो ए से जी तक की दूरी 80 है और जी से एच तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 20 है, तो टोटल ये 80 और 20 कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी लिखेंगे, 100 लिख देंगे। एक एक पॉइंट हमने बता दिया, यहां से यहां तक की दूरी 80 है और यहां से यहां तक की दूरी 20 है, तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी 80 + 20 100 हो जाएगी। अब यहां से 2 से इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा इंटू 50, तो ये हमारा आ जाएगा 7 × 35 00, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमने पहली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया, सेकंड आकृति का क्षेत्रफल, द्वितीय आकृति का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए आकृति 2 में त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आकृति 2 का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आकृति 2 में आपका क्या बन रहा है, त्रिभुज है DHC,
त्रिभुज DHC का क्षेत्रफल, DHC का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार में देखिए कि हमारा एक त्रिभुज है, आधार में कितना है 40, तो यहाँ पे आधार में हम 40 लिख लेते हैं, इंटू ऊंचाई। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई लिखना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई लिखना है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की 60 दे रहा है और यहाँ से यहाँ तक की 80 दे रहा है, तो 8 6 14 140 हो जाएगी। ऊंचाई इसकी कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। अब 2 से हम इसको काट देंगे, 20 आ जाएगा और 14 दूना 28 हो जाएगा, 2800 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। लेकिन दूसरी आकृति हो गई। अब आकृति 3 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल देखिए आकृति 3 में हमारा त्रिभुज बन रहा है। आकृति 3 का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए त्रिभुज है हमारा DNI त्रिभुज है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार में देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, 60 लिख लेंगे, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊंचाई कितनी है 80 है, तो यहाँ पे हमने 80 लिख दिया। 2 से इसको काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा 30 और 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 2400 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए आकृति तीसरी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब चौथी आकृति में समलंब बन रहा। आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल ये देखिए समलंब बन रहा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी इतना आपको लिख देना फार्मूला। 1/2 हो जाएगा इंटू समांतर भुजाओं का योग। देखिए एक 60 है और एक कितनी है 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 50 इंटू बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 20 लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 60, तो ये 60 और ये 20 जोड़ लेंगे तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 80 लिख लेते हैं, बराबर 2 से इसको हमने काट दिया 40 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 5 11 110 हो जाएगा इंटू 40 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा गणचौक 44 हो जाएगा और 00 वर्ग सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। अब देखिए आकृति चौथी का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आकृति पांचवी का क्षेत्रफल, आकृति 5 का क्षेत्रफल, 5 का क्षेत्रफल। आकृति 5 में देखिए हमारा क्या बन रहा है, आकृति 5 में हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार। आधार में कितना है आपका, देखिए आधार में कितना है 50 है, ये हमने 50 लिख दिया इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80, तो यहाँ पे हम 80 लिख लेते हैं। अब 2 से हमने इसको काट दिया 25 आ जाएगा और 25 अट्ठे 200, यहाँ पे आ जाएगा 2000 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, कुल आकृतियों का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिख देंगे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर, देखें फर्स्ट आकृति में कितना आया था 3500, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे 3500 प्लस सेकंड आकृति का क्षेत्रफल कितना आया था 2800, तो यहाँ पे 2800 हो जाएगा, प्लस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल आपका कितना आया था 2400, यहाँ पे आप 2400 लिख लेते हैं, प्लस चौथी आकृति का क्षेत्रफल कितना है 1 2 3, चौथी आकृति का क्षेत्रफल 4400, यहाँ पे आपने 4400 लिख लिया, प्लस पांचवी आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया 2000 आ जाएगा, इतना आ गया। अब आपको करना क्या है, केवल आपको जोड़ लेना है। देखें 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, 2 0 हमारे ऐसे आ जाएंगे, 2 0 हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 0 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो गया 16 5 21, 21 की 1 हासिल 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 और 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 1500 और वर्ग सेंटीमीटर। इतना आपको लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। खेतों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया।
बहुत ही आसान तरीके से। यदि इस लेवल का कोई भी आपको सवाल मिलता है तो आप पूरा का पूरा आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे आप।